नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे एक व्यूअर से जिन्होंने कुछ सवाल पूछा था, काफ़ी समय पहले पूछा था, टाइम नहीं मिल पा रहा, बस फाइनली आज मैंने वो टाइम निकाल लिया है। तो आज उनके सवालों का जवाब दूंगा, साथ में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट और चेक बाउंस केस से संबंधित कुछ लिमिटेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उनका जो सवाल था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके सवाल। सबसे पहले ये जान लीजिए उनका किस चीज़ से सवाल था। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट से संबंधित, तो उन्होंने पूछा था कि इसमें लिमिटेशन क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, इसमें हम दोनों चीज़ों टॉपिक पर बात करेंगे। नंबर एक, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की जो लिमिटेशन होता है, और साथ में चेक बाउंस केस का जो मामला होता है, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जो केस फाइल करते हैं, इन दोनों के लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो लिमिटेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये लागू कहाँ पे होता है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ फाइनेंस करवाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कोई भी सामान XYZ होता है, फाइनेंस करवाता है, तो ये चीज़ वहाँ पे लागू होता है। दूसरा जो लागू होता है, जब कोई आदमी किसी भी फाइनेंस कंपनी से या बैंक से जब पेमेंट लोन लेता है, तो वहाँ पे लागू होता है। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट होता है, ये दो जगहों पे काम करता है। एक जगह वहाँ पे जब आदमी कोई लोन, कोई चीज़ फाइनेंस करवाता है वहाँ पे, और दूसरा वहाँ पर जब कोई पैसा लोन लेता है, उधार लेता है, बिजनेस करने के लिए, पर्सनल शादी या किसी भी चीज़ के लिए जब पैसे उधार लेता है, तो वहाँ पे लागू होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट तक केवल दो टॉपिक पे काम करता है। नंबर एक, जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को फाइनेंस करवाता है तो वहाँ पे काम करता है, और दूसरा या फिर कोई व्यक्ति किसी से लोन लेता है, चाहे वो फाइनेंस कंपनी कोई हो या फिर कोई बैंक हो। अब इसको और थोड़ा गहराई से समझते हैं, कैसे काम करता है इस चीज़ को जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, इसका मतलब होता है आपके पेमेंट से रिलेटेड ये होगा, नाम से ही पता चलता है। तो दोस्तों आप लोग को ये बताना चाहूँगा, जैसे जब कोई चीज़ आप फाइनेंस करवाते हैं, तो पहले था लोग चेक बाउंस मैटर ज़्यादा आते थे, खासतौर पर आप कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, इसलिए क्योंकि उस समय लोग चेक के द्वारा एक गारंटी के तौर पे एक चेक दिया करते थे, कंपनी को यकीन दिलाते थे कि हम कहीं भाग के नहीं जाएंगे, और सिग्नेचर करके चेक दे देते। जब लोग भाग जाते थे या पेमेंट देना बंद कर देते थे, तो कंपनी क्या करती थी, एनआई एक्ट के तहत चेक पहले चेक बाउंस करवाती थी, यानी कि चेक को जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता था उसको चेक में भर के और अपने अकाउंट में डाल देती। अब होता क्या था, अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता था, या अकाउंट बंद हो गया, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो जब बाउंस हो जाता था, तो जो फाइनेंस कंपनी होती है या लोन देने वाला जो उधार बैंक होता है, वो क्या करता था, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केस करता था। लेकिन इस प्रकरण में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आया है, तो वहाँ पे चेक की जरूरत नहीं होती है। जब आप किसी चीज़ को फाइनेंस करवाते हैं, तो आपके साथ में एक ECS फॉर्म दिया जाता है या NACH फॉर्म दिया जाता है। बहुत सारी, कम से कम 10-12 कंपनियां हैं, जो आपका एग्रीमेंट का फॉर्म होता है, उसी के साथ एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। अब ये ऑनलाइन का प्रोसेस थोड़ा अलग है, बट होता ये भी है। इसमें भी आपकी स्वीकृति ली जाती है। स्वीकृति लेने के बाद में ये चीज़ कंफर्म हो जाता है, आप अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ भाई ऑटो डिडक्शन हो गया। अब जब ECS का फॉर्म या NACH का फॉर्म जब आप भरते हैं, तो ऑटो डिडक्शन पे हो जाता है, यानी कि जब आपके EMI का टाइम आएगा, आपके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको कहीं जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, जब आपका ECS बाउंस हो जाता है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, किसी और कारण से अगर बाउंस हो जाता है, जैसे कि दोस्तों अगर लास्ट जो EMI होता है वो बाउंस होता है, तो वहाँ पे एक लिमिटेशन काम करेगा। लेकिन अब जैसे पहली EMI या दूसरी EMI, तीसरी EMI बाउंस हो गया, तो बाकी और भी तो EMI है। इस महीने बाउंस हुआ, अगर इस पहले महीने अगर बाउंस होता है, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, पैसा जमा करने की बात कहेगी। अगर आप जमा नहीं करते हैं, तो जैसे दूसरा महीना लगेगा, तो इसमें जो लिमिटेशन होता है ना, जब तक आपका कर्जा नहीं खत्म हो जाता, लिमिटेशन खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि पहले महीने में एक बाउंस और दूसरे महीने में दूसरा बाउंस हो गया, तीसरे महीने में तीसरा फिर एक बाउंस हो गया, चौथे महीने फिर एक बाउंस हो गया। मतलब ये आपका बाउंस हो रहेगा। और जो ECS फॉर्म आपने सिग्नेचर करके दिया था, जब कंपनी को लगेगा कि अब ये जो कस्टमर है अब पैसा नहीं देगा, तो उस ECS फॉर्म में आपका पूरा अमाउंट जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा, ब्याज वाज सब मिला के उसमें भर के उसको बाउंस करवा देंगे।
ऑलरेडी बाउंस तो हो रखा है, उसी ईसीएस फॉर्म के जरिए आपके ऊपर केस किया जाएगा, जिसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत आता है और इसके दायरे में आपका केस चलता है। दोस्तों, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट और चेक बाउंस केस का जो मामला होता है, एनआई एक्ट जो होता है, दोनों जुड़वा भाई हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, टाइम का थोड़ा सा फर्क होता है, एक पहले पैदा होता है, एक बाद में पैदा होता है, इतना ही डिफरेंट होता है। उसी तरह जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, इसको शॉर्टकट में पासा एक्ट बोलते हैं। फर्क इतना होता है, जो पासा एक्ट होता है इसमें ऑनलाइन मतलब ऑटो डिडक्शन जो होता है, यानी ईसीएस बाउंस होने के कारण से केस किया जा सकता है, यानी आपका ईएमआई बाउंस होता है तो केस आपके ऊपर हो सकता है। लेकिन जो चेक बाउंस केस का मामला होता है, यानी जो एनआई एक्ट होता है, वहाँ पे जब तक चेक बाउंस नहीं होगा तब तक आप उसके तहत से केस नहीं कर सकते। तो इन दोनों बस यही डिफरेंट है। तो आपने तो ये समझ लिया। देखिए, जो इसका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो लिमिटेशन होता है, ये जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि एक महीने का बाउंस हुआ, दूसरा महीने का फिर बाउंस हो गया, तीसरे महीने का फिर जो बाउंस हो गया, फिर सारे को मिलाकर उसने केस कर दिया, ये नियम होता है। लेकिन जो चेक बाउंस का मामला होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे चेक आपका बाउंस हुआ, वहाँ पे आपका टाइम लिमिटेशन होता है। टाइम लिमिटेशन ये होता है कि चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर, जैसे चेक बाउंस हुआ, आपको रिटर्न मिलता है, तो उसमें एक आपको रिटर्न मेमो मिलता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके केस का, जो रिटर्न मेमो मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको ध्यान देना चाहिए, जब कभी भी आपको कोई बैंक चेक आपको रिटर्न करता है विदाउट पेमेंट के, तो आप वो रिटर्न मेमो लेना बिल्कुल मत भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि आप जो चेक बाउंस हुआ क्यों हुआ है। एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है आपके चेक बाउंस होने का रीज़न। कैसे प्रूव करेंगे कि आपका चेक क्यों बाउंस हुआ। दूसरी बात, जब आपने 30 दिन के अंदर आपने एक लीगल नोटिस दे दिया, लीगल नोटिस देने के बाद आपको 15 दिन का इंतजार करना होगा। जब 15 दिन पूरा हो जाता है, 15 दिन के पहले भी नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में आप कोर्ट में केस डाल सकते हैं। तो टोटल आपको 45 दिन का टाइम मिलता है केस फाइल करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ में मतलब जो 45 दिन का टाइम मिलता ही मिलता है, अगर इससे ज़्यादा भी लेट हो जाता है, मैक्सिमम 6 महीना लेट हो सकता है, लेकिन उस 6 महीने को एडजस्ट करने के लिए आप लोगों के पास ऐसा रीज़न होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा कारण आ गया जिस कारण से आप केस फाइल नहीं कर पाए। 6 महीने का जो टाइम दिया जाएगा आपको, उसके लिए आपके पास रीज़न ठोस होना चाहिए और रीजनेबल रीज़न होना चाहिए, वास्तविक रीज़न होना चाहिए, जिससे आप कोर्ट को संतुष्ट कर सकें। अगर आप कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो 6 महीने का भी केस को चलवाना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपके पास कुछ खास रीज़न नहीं है तो आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए 45 दिन का टाइम होता है और 45 दिन के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है, जैसे कि मेरे व्यूअर्स ने पूछा था, आप लोग स्क्रीन पर उनका सवाल देख रहे हैं। इस केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने पूछा था लिमिटेशन एक्ट की बात किया था, इसका लिमिटेशन क्या होता है टाइम। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए जो लिमिटेशन की बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने ये नहीं कंफर्म किया कि लीगल नोटिस भेजने का लिमिटेशन पूछ रहे हैं या केस फाइल करने का लिमिटेशन पूछ रहे हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मैंने कमेंट करके पूछा भी था कि आप एक्चुअल में जानना क्या चाहते हैं, लीगल नोटिस देने का जो टाइमिंग होता है उसमें समय, या फिर केस फाइल करने का जो टाइम होता है उसका, आप कौन किस चीज़ के लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये चीज़ कंफर्म उन्होंने किया था। बाकी जैसे वो कंफर्म करेंगे तो उनके उन सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रहे, दोनों केस में लीगल नोटिस सबसे मस्ट होती है। आप एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जो चेक बाउंस का मामला होता है उसमें भी आपको लीगल नोटिस देना होगा, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो होता है उसके तहत भी आपको सेक्शन 25 के तहत आप केस जो फाइल करेंगे उसमें भी नोटिस आपको देना होगा। यानी कि अगर आप किसी के अगेंस्ट लीगल कार्रवाई कर रहे हैं तो नोटिस देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा, एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसका नाम है दामोदर एस प्रभु वर्सेस बाबा सैयद लाल। बहुत ही फेमस जजमेंट है जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो मामला होता है और चेक बाउंस का मामला होता है, इसको किसी भी चरण में केस को समझौता किया जा सकता है, यानी सेटल किया जा सकता है। दोनों पार्टी आपस में बात करके कर सकती हैं। रही बात
पेनाल्टी की, तो अगर इसको ट्रायल कोर्ट के शुरुआती चरण में केस को अगर सेटल करते हैं तो 10% के साथ सेटल हो सकता है, इसी को पूरा केस चल जाता है। और तो फिर इसमें हाई कोर्ट में जैसे इसको सेटल करते हैं तो वहाँ 15% के साथ में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में इसी केस को सेटल करते हैं तो 20% के साथ में। और दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर केस ट्रायल पूरा चल जाता है तो इसमें जो पेनाल्टी होती है, चेक का जो अमाउंट होता है उसका डबल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है अगर कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाएगा। अगर आप सेटल कर लेते हैं तो बात अलग है। साथ में इन दोनों कानून में 2 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया, पहले नहीं था, इसमें नहीं था। और चूंकि केसेस बढ़ते जा रहे थे, आए दिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे, कोर्टों में इन्हीं के केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया और इसमें 2 साल का सज़ा का प्रावधान कर दिया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर इस केसेस को फालतू ऐसे बढ़ाते रहेंगे, लापरवाही करते रहेंगे, तो आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।